टू पोर्ट नेटवर्क के पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द जेड पैरामीटर ऑफ द सर्किट शोन। ये जो सर्किट दिया गया है इस सर्किट का जेड पैरामीटर्स निकालना है। तो इस एग्जाम्पल को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे और ये दोनों मेथड आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड ये होगा कि हम इस सर्किट में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे, केसीएल या केवीएल, और फिर हम दो इक्वेशन लाएंगे जो कि जेड पैरामीटर के इक्वेशन से मिलता जुलता हो, यानी कि इस फॉर्मेट में लाएंगे V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2, और एक और इक्वेशन हम लाएंगे इस फॉर्म में V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2। यहाँ ये चारों Z11, Z12, Z21 और Z22 यही चारों हमारे जेड पैरामीटर्स हैं। तो इससे हम कंपेयर करेंगे जो हमारा इक्वेशन आएगा, और कंपेयर करके हम बताएंगे कि हमारा Z11 का वैल्यू जितना रहेगा हमारा इक्वेशन में वो इस पैरामीटर्स का वैल्यू होगा। दूसरा मेथड होगा कि ये पैरामीटर्स जिस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि Z11 का डिफिनीशन है कि V1 और I1 का रेशियो है when I2 = 0। तो हम I2 को 0 करेंगे, उसके बाद फिर उस सर्किट में V1 और I1 का रेशियो निकालेंगे, तो उसके बाद जो आएगा वही हमारा Z11 होगा। तो हम पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्किट में ये एक लूप है, इसको हम लूप 1 मान रहे हैं और इसको हम लूप 2 मान रहे हैं। तो लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप जेड पैरामीटर या और भी कोई पैरामीटर निकाल रहे हों तो हर ब्रांच में करंट को डिफाइन कर लीजिए, किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इस ब्रांच का करंट हमें पता है, इस ब्रांच का करंट पता है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, अगर यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस ब्रांच का करंट होगा I1 प्लस I2। ये करंट का डायरेक्शन है, एरो। तो अब हम लूप 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, V1 = 1 × I1, यानी इसको हम सिर्फ I1 लिखेंगे, 1 × I1, और इसमें प्लस 3 × इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, तो इसमें I1 प्लस I2, और इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए केवीएल के द्वारा V1 = I1 प्लस 3 × I1 प्लस I2। इसको हम और थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा V1 = यहाँ I1 है और यहाँ 3I1 है, ये मिलकर आपको हो जाएगा 4I1, और I2 इधर नहीं है, ये 3 प्लस 3I2, 3I2। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, अगर आप जेड पैरामीटर के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें कि V1 = I1 और I2 इधर है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में I1 I2 हमारा भी आया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा Z11 और Z12 ये दोनों पैरामीटर हमारा यहाँ से निकल गया कि Z11 का वैल्यू होगा 4 और Z12 का वैल्यू होगा 3। उसी प्रकार से फिर हम सेकंड लूप में, इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा कि V2 = 2 × I2 प्लस 3 × I1 प्लस I2। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें होगा V2 = यहाँ हो गया 3I1 और 3I2 यहाँ से और 2I2 यहाँ से, तो हो गया हमारा 5I2। तो हम इसको अगर हम इक्वेशन 1 कहें और इसको अगर हम इक्वेशन 2 कहें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमारा आया है वो बिल्कुल जेड पैरामीटर का जो इक्वेशन होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है कि V1 V2 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में है और I1 I2 बराबर के
राइट हैंड साइड में है। तो इन दोनों इक्वेशन को जेड पैरामीटर के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पे हमें मिलेगा क्या, अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि Z11 का वैल्यू 4 है, Z12 का वैल्यू 3 है, Z21 का वैल्यू 3 है और Z22 का वैल्यू 5 है। तो इसी को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करने पे बिग गेट हम लोग पाते हैं कि Z11 का वैल्यू 4 है, Z12 का वैल्यू 3 है, Z21 का वैल्यू 3 है और Z22 का वैल्यू 5 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। जो जेड पैरामीटर जो हमें निकालना था वो जेड पैरामीटर का वैल्यू यही निकल कर आया। दूसरा मेथड क्या है, पहले हम उस सर्किट को फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये वैल्यू था हमारा 3 ओम और 1 ओम और 2 ओम है। ये वैल्यू है 1 ओम और ये वैल्यू है 2 ओम। इधर V1 है और ये I1 था, ये I2 है और ये V2 है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि Z11 और Z21 ये दो पैरामीटर तब निकलते हैं जब I2 = 0 होता है। तो हमने क्या किया कि I2 = 0 कहने का मतलब है कि आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट रखना है। तो हमने मान लिया कि आउटपुट पोर्ट जो है वो ओपन सर्किट है सच दैट I2 = 0। जब हम इसको ओपन सर्किट रखेंगे तो I2 को 0 हमने कर दिया। जब I2 को हमने 0 कर दिया तो अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो होगा, I2 इधर से आ नहीं रहा है, ये तो 0 है, सिर्फ I1 फ्लो कर रहा है। I1 को हमने 0 नहीं किया है, तो यही I1 यहाँ आने के बाद फिर इसमें फ्लो करेगा और फिर वापस इधर हो जाएगा। यानी कि इसमें भी I1 ही फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में भी सिर्फ I1 फ्लो करेगा, I2 तो है ही नहीं। तो अब हम अगर इसमें KVL लगाएं लूप 1 में, इसको लूप 1 में अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमें मिलेगा क्या, V1 = 1 × I1, तो सिर्फ I1 लिखेंगे और +3 × I1, यानी कि ये हमारा हो गया V1 = 4 × I1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि V1/I1 = 4। V1/I1 = 4, तो V1/I1 हम लोग कहते हैं Z11, क्योंकि ये तब निकाला गया है जब I2 = 0 है, इसलिए Z11 का वैल्यू हमारा 4 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से इस लूप में अगर हम KVL एक बार अप्लाई करेंगे तो इसमें I2 का वैल्यू तो 0 है, तो ये जब I2 का वैल्यू 0 है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू 2 ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट ही 0 है। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा, इस वोल्टेज के बराबर होगा, जो इस ब्रांच के पास जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा ये V2। तो हम कह सकते हैं कि V2 = और इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है 3 × इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1, यानी V2 = 3 × I1। तो यहाँ से हमारा निकल गया V2/I1 = 3। तो V2/I1 जब I2 = 0 है तो इसको कहते हैं Z21। तो हमारा Z21 निकल गया कितना, 3। ठीक है। उसी प्रकार से Z12 और Z22 इन दो पैरामीटर्स को निकालने के लिए हमें I1 = 0 करना होगा, क्योंकि ये डिफाइन है जब I1 = 0 होता है तब। तो इसलिए हमने क्या किया कि इनपुट पोर्ट को ओपन कर दिया। I1 = 0 कहने का मतलब है कि इनपुट पोर्ट को ओपन करना होगा, ओपन रखना होगा, तभी I1 0 होगा। फिर से हम उस सर्किट को बना रहे हैं। यहाँ पे ये 1 ओम था, ये 2 ओम था और ये 3 ओम था। ये V1 है, ये V2 है, ये I1 है और ये I2 है। तो I1 = 0 है, I1 = 0 है, लेकिन I2 = 0 नहीं है। जब I1 = 0 है
तो इसमें जो करंट है वो सिर्फ I2 फ्लो करेगा, सिर्फ I2 फ्लो करेगा इसमें। तो हम लूप 2 में अगर हम अप्लाई करें, KVL अप्लाई करें इस लूप 2 में, तो हम पाएंगे क्या कि V2 इजकल टू 2 इंटू I2, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, V2 इजकल टू 2 इंटू I2 प्लस 3 इंटू I2 इसमें भी फ्लो करेगा क्योंकि I1 0 है, 3 इंटू I2 इजकल टू 0। यहाँ से हमारा हो गया V2 इजकल टू 5I2, या हम कह सकते हैं कि V2 बटा I2, जब हमारा I1 0 था तो I1 इजकल टू 0 के कंडीशन में इजकल टू हो गया 5, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, V2 बटा I2 को कहते हैं Z22, यानी Z22 इजकल टू निकल गया हमारा 5। ठीक उसी प्रकार से I1 को 0 रखते हुए एक बार KCL हम लूप 1 में लगा रहे हैं KVL। जब लूप 1 में KVL लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि V1 इजकल टू, I1 तो 0 है, जब I1 0 है तो इस 1 ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये V1 जो है वो यहाँ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू वो बराबर होगा, V1 का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप नहीं है। तो V1 इजकल टू, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया 3I2, और यहाँ से हम V1 बटा I2 निकालें तो हमें मिल गया 3। V1 बटा I2 को ही तो बोलेंगे Z12 इसी को बोलेंगे, यानी Z12 का वैल्यू हमारा निकल गया 3। तो इस प्रकार से हमारा चारों पैरामीटर निकल गया। उन चारों पैरामीटर्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से लिख देंगे, यही हमारा Z पैरामीटर उस सर्किट का निकला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट Z पैरामीटर्स फॉर द नेटवर्क सोन। दिए गए नेटवर्क में Z पैरामीटर निकालना है, सर्किट बिल्कुल सेम है, वैल्यू सिर्फ चेंज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, प्रत्येक ब्रांच में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इधर से I1 फ्लो हो रहा है, इधर से I2 फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप KCL अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें करंट जा रहा है I1 प्लस I2। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने निकाला था, इसमें इसको अगर हम लूप 1 माने, इसको लूप 1 माने, और इसको अगर हम लूप 2 माने, इसको इस लूप 2 माने, तो सबसे पहले हम KVL लगा रहे हैं लूप 1 में। तो लूप 1 में KVL लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, V1 इजकल टू J इंटू 50 इंटू I1, और इसमें मिलेगा आपको प्लस I1 प्लस I2 इंटू माइनस J इंटू 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो होगा V1 इजकल टू, ये है प्लस में J इंटू 50, और यहाँ से आएगा माइनस में 20 इंटू J50 I1 का कंपोनेंट यहाँ पे है और I1 यहाँ भी है -20, दोनों सॉल्व करके हो जाएगा आपको 30 J इंटू 30 I1, और I2 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, I2 का कंपोनेंट आपको हो जाएगा यहाँ पे -J इंटू 20, -J20 I2। ठीक उसी प्रकार से, तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, और हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन मिला है वो उसी फॉर्मेट में है जैसा कि हमें चाहिए। V1 लेफ्ट हैंड साइड में है और I1 I2 राइट हैंड साइड में है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लूप 2 में अप्लाई करें KVL को, तो अप्लाइंग KVL इन लूप 2 में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V2 इजकल टू 50 इंटू I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू माइनस J इंटू 20। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा V2 इजकल टू, और चूँकि हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, I1 पहले I2 बाद में, तो पहले हम I1 के साथ जो है उसको लिख लेते हैं। तो माइनस J20 I1 के साथ माइनस J20 I1, और I2 के साथ आपका हो गया 50 I2 यहाँ है और ये J इंटू 50 है,
नहीं, जे इंटू 50 नहीं है, ये सिर्फ 50 है, सिर्फ 50 है। तो आपका हो गया I2 का कंपोनेंट यहाँ पे 50 माइनस जे इंटू 20 प्लस और इतना इंटू I2, इतना I2 के साथ हो गया, I2 के साथ माइनस जे इंटू 20 और ये 50 इंटू I2, तो I2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस जे इंटू I2। तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों से ये पता चल रहा है कि Z11 का वैल्यू ये है, Z12 का वैल्यू ये है, Z21 का वैल्यू माइनस जे20 और Z22 का वैल्यू 50 माइनस जे इंटू 20। तो इसलिए जैसे पिछले एग्जाम्पल में लिखे थे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बिगेट Z11, Z12, Z21, Z22 इजकल टू, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो Z11 का वैल्यू हो गया आपका J इंटू 30 और Z12 का वैल्यू हो गया माइनस J इंटू 20 और यहाँ भी आपको हो गया माइनस J इंटू 20 और 50 माइनस J इंटू 20। यही आपका दिए गए सर्किट का Z पैरामीटर निकल कर आया। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन Z पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क सोन। दिए गए नेटवर्क का हमें Z पैरामीटर निकालना है। तो ये नेटवर्क वही नेटवर्क है जो हमने एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में डिस्कस किया है। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलते हैं टी नेटवर्क। टी नेटवर्क क्योंकि इसका शेप जो है वो टी शेप का है, इसलिए इसको बोलते हैं टी नेटवर्क। और इस प्रकार के नेटवर्क का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आप ठीक उसी प्रकार से इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर जो आएगा Z11 का जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों का सम रहेगा, हमेशा इन दोनों का सम आएगा, Z1 प्लस Z3। Z11 का वैल्यू हमेशा आपको Z1 प्लस Z3 आएगा और Z12 और Z22 इसका वैल्यू हमेशा यहाँ पे जो रहेगा Z3 उसके बराबर आएगा और Z22 का वैल्यू इन दोनों का सम आएगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होगा, Z2 प्लस Z3। तो ये आप याद रखेंगे, शॉर्टकट के लिए है। आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसका Z11 का वैल्यू क्या होगा, Z12 का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं या फिर जैसे आप सोल्व करते हैं उससे सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन Z पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क सोन। दिए गए नेटवर्क का हमें Z पैरामीटर निकालना है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी टी नेटवर्क ही है, जैसा कि अभी तक हम 3 एग्जांपल देखे हैं तो वही एग्जांपल ये भी है। इसमें क्या है कि Z11 के जगह पे 0 हो गया, Z2 के जगह पे ये जो Z1 Z2 के जगह पे Z1 के जगह पे 0 और Z2 के जगह पर भी 0 हो गया है। लेकिन हम इसको कन्वेंशनली सोल्व करके इसको दिखा रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं इसको लूप 1 मान लेते हैं और इसको लूप 2 मान लेते हैं और पहले हम प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, दोनों करंट इसमें जाएंगे तो आपको I1 प्लस I2 करंट इसमें जाएगा। और फिर हम पहले लूप में KCL अप्लाई करेंगे, KVL। तो KVL जब हम अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप 1। लूप 1 में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू, और हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार का था। तो इस इधर I1 है, ये V1 था, ये V2 और ये है I2। तो V1 इक्वल टू, इस ब्रांच में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, और इसमें है I1 प्लस I2। तो यानी कि I1 प्लस I2 और इसमें रेजिस्टेंस है कितना, R का, R ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपका हो गया V1 इक्वल टू I1 इंटू R प्लस I2 इंटू R। तो हमें जो इक्वेशन मिला है उसी फॉर्मेट में है जैसा हमें चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड में V1 है, राइट हैंड साइड में I1 है और I2 है। तो इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। फिर उसी प्रकार से एक बार हम अप्लाई करेंगे लूप 2 में, KVL अप्लाई करेंगे लूप 2 में। अप्लाइंग KVL
इन लूप 2। लूप 2 में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V2 इजकल टू इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो इसमें कोई भी करंट ड्रॉप होगा नहीं। तो उसके बाद इस ब्रांच में आएंगे, इसमें I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है, तो I1 प्लस I2 और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V2 इजकल टू R इंटू I1 प्लस R इंटू I2। अब इन दो इक्वेशन को हम जो जेड पैरामीटर है उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम पाएंगे क्या कि Z11 का वैल्यू R है, Z12 का वैल्यू भी R है, Z21 का वैल्यू R है और Z22 का वैल्यू भी R है। तो हेंस लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर वी गेट Z11, Z12, Z21 और Z22। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू, इसमें हमने देखा कि चारों वैल्यू इसका R है। तो यही हमारा दिए गए सर्किट का जेड पैरामीटर निकला, यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑब्टेन जेड पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन। इस सर्किट का दिए गए नेटवर्क का हमें जेड पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जैसे कि ये आपका I1 इनपुट करंट है और ये I2 जो है वो आउटपुट करंट है। तो हम प्रत्येक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि I1 जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो कुछ करंट इधर की तरफ जाएगा और कुछ करंट इस ब्रांच में चला जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस ब्रांच में जो करंट गया वो IX है, तो इसमें जो करंट जाएगा वो क्या बचेगा, I1 माइनस IX बचेगा। ये I1 माइनस IX होके यहाँ तक आएगा और इधर से I2 आ रहा है, ये दोनों मिल के इसमें जाएंगे तो हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 और माइनस IX। ये इस ब्रांच का करंट हो गया और इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो इस मिलकर इसमें जो करंट जाएगा वो हो जाएगा आपको I1 प्लस I2। और ये I1 प्लस I2 फिर I1 ये अपना वापस इस पोर्ट में चला जाएगा, I1 और I2 इस पोर्ट में वापस चला जाएगा। इस प्रकार से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले प्रत्येक ब्रांच में कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार से करें, आप प्रत्येक नोड पे केसीएल जब अप्लाई करेंगे तो आपको इसी टाइप से मिलेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 मान लेते हैं और ये जो लूप है इसे लूप 3 मान लेते हैं, ये लूप 3 है। तो सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करते हैं पहला लूप में, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 इजकल टू, इस लूप में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो इस ब्रांच में करंट IX फ्लो हो रहा है तो 2 इंटू IX और इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 और फिर इसे इधर तो कुछ है नहीं तो यहाँ से हमें निकल कर आया 2 इंटू IX प्लस 10 I1 प्लस 10 I2। ये हमारा V1 इजकल टू निकला। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। एक्चुअली में हमें जो इक्वेशन चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन वो उसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में V1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में I1 और I2 होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया हुआ है IX, एक एक्स्ट्रा टर्म आया हुआ है तो हमें इसको हटाना होगा और इसे हटाना होगा, हटा करके V1 I1 I2 के टर्म में इसको लाना होगा। फिर हम उसको पुट करेंगे इस पर तो हमारा फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा। तो अब हम इस लूप में अप्लाई करते हैं लूप 3 में। किसी भी लूप में आप पहले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग केवीएल इन लूप 3। लूप 3 में अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि 6 इंटू I1 माइनस IX और फिर इस इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 4 इंटू I1 प्लस I2
माइनस आई एक्स, और फिर इस लूप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस ब्रांच में, तो हो जाएगा हमको करंट का वैल्यू इसमें कितना है, आई एक्स है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, -2 इंटू आई एक्स इजिकल टू 0। एक केवीएल अप्लाई करने पर हुआ, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हो जाएगा 6i1 माइनस 6ix प्लस 4i1 प्लस 4i2 माइनस 4ix माइनस 2ix इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। i1 यहाँ पे है, i1 यहाँ पे है और दो जगह i1 है, तो 6 और 4 10i1, और उसी प्रकार से हमारा i2 है यहाँ पे 4i2, तो प्लस 4i2, और x वाला टर्म है यहाँ पे 2ix, 4ix यहाँ है मिलकर हो गया 6ix, और 6ix ये माइनस 12ix इज इक्वल टू 0। तो चूँकि हमें यहाँ पे ix का वैल्यू चाहिए था, तो ix का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा आपको 12ix इजिकल टू 12ix इजिकल टू हो जाएगा आपको 10i1 प्लस 4i2, और इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा ix इजिकल टू 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपको 5/6i1 और प्लस ये हो जाएगा आपको 1/3i2 हो जाएगा। और इस वैल्यू को ix के इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में ix में, तो हमें क्या है कि यहाँ से ix खत्म हो जाएगा और i1 i2 के रूप में सिर्फ ये इक्वेशन बचेगा। तो पुट करते हैं, ix को हम उस साइड में लिख लेते हैं, ix इजिकल टू हमारा आया है ix इजिकल टू 5/6i1 और प्लस 1/3i2 प्लस 1/3i2। इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग पाते हैं जब इक्वेशन 1 में हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा हमारा v1 इजिकल टू 2ix है और प्लस 10i1 प्लस 10i2 है 2ix, तो हो जाएगा हमारा v1 इजिकल टू 2 और ix की जगह पर लिखेंगे 5/6i1 प्लस 1/3i2 और प्लस 10i1 प्लस 10i2, इतना हमारा इक्वेशन में था। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5 दूना 2 से कट जाएगा, तो हमें मिलेगा v1 इजिकल टू 5/3i1 और प्लस 2/3i2 प्लस 10i1 प्लस 10i2। तो अब i1 वाले टर्म को एक जगह कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि v1 इजिकल टू, इसको एक जगह करेंगे तो 10 या 30 और 5 35/3i1 और i2 वाले टर्म को हम एक जगह करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 या 30 32/3i2। तो इस प्रकार से ये हमें इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं, और ये जो इक्वेशन मिला ये हमें जैसा चाहिए था स्टैंडर्ड इक्वेशन उस फॉर्मेट में है, v1 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में i1 i2, जो कि z पैरामीटर के लिए ज़रूरी है। तो हमें 2 पैरामीटर तो मिल गए, 2 पैरामीटर के लिए एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और वो इक्वेशन हम इक्वेशन लूप 2 में लिखते हैं। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2 वी गेट, हम लोग पाते हैं क्या, जब लूप 2 में जब इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा v2 इजिकल टू हो जाएगा i1 प्लस i2 माइनस ix इंटू 4 इंटू
I1 प्लस I2 माइनस एक्स हो जाएगा आपको V2 इजकल टू 4 इंटू I1 प्लस I2 माइनस IX और फिर हो जाएगा 10 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2। तो ये फिर आपको हो गया इक्वल टू, या हो गया V2 इजकल टू 4 I1 यहाँ है, 10 I1 यहाँ है, तो हो गया 14 I1 प्लस 14 I2 माइनस 4IX। तो IX का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाला वैल्यू IX का, उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, तो हो जाएगा हमें 5/6 I1 प्लस 1/3 I2। तो यहाँ से हमें V2 इजकल टू मिला 14 I1 और ये हो जाएगा आपको 5 20/6 यानी कि 20/6 यानी 10/3 I1 और ये हो जाएगा आपको 14 I2 और माइनस 4/3 I2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 4 42 में से 10 गया तो 32/3 I1 और यहाँ हो जाएगा आपको 4 42 में से 4 गया तो हो गया 38/3 I2। तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 वो इक्वेशन है जो हमें चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में V1 और राइट हैंड साइड में I1 I2, लेफ्ट हैंड साइड में V2 और राइट हैंड साइड में I1 I2। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 with a standard equation of Z पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे और हम पाएंगे क्या, Z11, Z12, Z21, Z22 इसका वैल्यू हमें मिलेगा बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया आपको 35/3 Z11 का, Z12 का हो गया 32/3 और इसका हो गया आपको 32/3, यहाँ भी होगा 32/3 और यह हो गया आपको 38/3। तो यही आपको वैल्यू निकल कर आया Z पैरामीटर उस दिए गए सर्किट का। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑब्टेन Z पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क सोन। दिए गए नेटवर्क का हमें Z पैरामीटर ज्ञात करना है। तो ये जो नेटवर्क है उसमें आपको इंडक्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो हमें इसका रिएक्टेंस के फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा कि इस इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है। तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो भी दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम आपको बताए थे कि जो इंडक्टर है, अगर एल इंडक्टेंस का अगर इंडक्टर है तो ये लैप्लास में कन्वर्ट हो जाता है एल इंटू एस में, और जो कैपेसिटर है अगर सी अमाउंट का ये कैपेसिटर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/CS में। तो उस हिसाब से हम देखें कि इंडक्टर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2 इंटू एस में 2S, और ये जो कैपेसिटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/4S। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हो गया। तो इस सर्किट को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लिखेंगे कि चेंजिंग गिवन सर्किट इन इट्स लैप्लास इक्विवेलेंट। जब हम लैप्लास इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ वही रहेंगे। आपको ये सर्किट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। रेजिस्टेंस है 2 ओम का और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर था ये हो जाएगा 1/4S का, और फिर ये आपका रेजिस्टेंस हो गया
2 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये इंडक्टर हो गया 2s। और बाकी जो फंक्शंस हैं, ये जो I1 है, I2 है, तो ये सब अगर अभी टाइम का फंक्शन है तो ये s के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे हैं इसके फॉर्म में, सिर्फ अंडरस्टूड है वो। तो इस प्रकार से हमारा ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये सर्किट चेंज हो गया। तो इसमें एक और काम क्या करेंगे हम सुविधा के लिए, ऐसे तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल दें, 2 पैरेलल ब्रांच हैं, अगर इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो आएगा उसको अगर इसको रिप्लेस कर दें तो फिर ये हमारा ये टी नेटवर्क बचेगा, टी नेटवर्क, और टी नेटवर्क को फिर सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम वही काम करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको 2 × 1/4s बटा 2 + 1/4s। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो हो जाएगा आपको 2/4s और बटा ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8s + 1/4s, यानी कि ये आपको हो गया 2/8s + 1, 2/8s + 1 इसके जगह पे हम लिख सकते हैं। तो एक बार और इस सर्किट को चेंज कर देते हैं और हम लिखते हैं क्या, सर्किट को, कि ये हमारा एक इधर रेजिस्टेंस था और ये आपका बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ये, और फिर एक सर्किट इधर था, एक इधर इंडक्टेंस था, ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, ये 4s था, और ये हमने निकाल कर लाया अभी, ये निकाल कर लाए थे 2/8s + 1, 2 ये हो गया आपको 2/8s + 1। ये रेजिस्टेंस नहीं तो इसे आप इस प्रकार से लिख दे सकते हैं इम्पीडेंस के रूप में। तो ये हमारा सर्किट अब बन गया। तो अब यहाँ से सर्किट देख के और आप सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते थे इस प्रकार के हम 3 प्रॉब्लम बताए हैं स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं कि Z11 का वैल्यू आपको क्या आएगा, Z11 का वैल्यू आएगा 2 + इन दोनों का सम आएगा 2 + 2/8s + 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8 दूनी 16s, तो 16s + 4/8s + 1, इसी फॉर्मेट में रहेगा आंसर। और Z12 का वैल्यू और Z21 का वैल्यू दोनों सेम होगा और वो वैल्यू इतना के बराबर होगा 2/8s + 1, और Z22 का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो 2 + 4s, ये तो पहले से था इधर, और इसमें ऐड होगा प्लस 2/8s + 1 ऐड होगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व अगर कर लें तो हो जाएगा आपको 8 दूना 16s + 2 + 8 × 4 32s² + 4s और +2 और बटा हो जाएगा 8s + 1। तो इस प्रकार से आपको ये हो गया 32s² + 16 × 4 20s + 20s और +2 2 4 बटा 8s + 1। तो इस प्रकार से हमारा चारों पैरामीटर निकल गया। ये चारों पैरामीटर इसमें इसी फॉर्मेट में रहेंगे, लैप्लास के फॉर्मेट में। तो यही आपका जो है वो आंसर हो गया जो पैरामीटर आपको निकालना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर द लेटिस नेटवर्क शोन फाइंड Z पैरामीटर। ये दिया गया जो नेटवर्क है, इस प्रकार के नेटवर्क को लेटिस नेटवर्क कहते हैं, जिसमें कि 2 हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होते हैं और फिर 2 क्रॉस रेजिस्टेंस होते हैं, एक दूसरे से क्रॉस होते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को लेटिस नेटवर्क कहते हैं। और ये वाला वैल्यू और ये दोनों हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस रहते हैं इनका वैल्यू सेम रहता है और दोनों क्रॉस रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहता है। तो इस प्रकार के नेटवर्क को लेटिस नेटवर्क कहते हैं। तो इसी नेटवर्क का हमें Z पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं इसमें, कि I1 यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए कि करंट Ix हो गया और इसमें कितना बचा करंट I1 - Ix, इसमें हो गया।
अब ये Ix जो करंट गया यहाँ पे जाने के बाद इधर से भी करंट आ रहा था, ये दोनों मिलके इसमें चले जाएंगे तो हो जाएगा आपको Ix प्लस I2 दोनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद Ix प्लस I2 करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद चूँकि ये इनपुट करंट I1 था तो यहाँ से इसका रिटर्निंग करंट भी I1 ही रहेगा। तो I1 करंट जब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो इसमें इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपको Ix प्लस I2 और माइनस I1 ये I1 इधर रिटर्न हो गया तो बचा उतना माइनस होकर इधर जाएगा। फिर ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों आएगा, यहाँ पे आके मिलेगा, दोनों ऐड होगा। ऐड होने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे I2 सिर्फ बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, Ix और I1 कैंसिल हो जाएगा, ये I2 है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि KVL लगाने में सुविधा हो इसलिए हम नामकरण कर लेते हैं कि इस जगह का नाम देते हैं A B C D E F और G H, ये नामकरण कर दिए, हमें सुविधा होगा KVL लगाने में। तो सबसे पहले हम KVL लगाते हैं कि इस लूप में KVL लगाते हैं A B F G H, लूप A B F G और H। इस लूप में अगर हम KVL लगाते हैं तो हम क्या पाएंगे, आप किसी भी लूप में लगा सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन आगे पीछे आएगा। तो हम लगाने से पाते हैं क्या कि इसमें तो कोई ब्रांच नहीं है तो इसमें कोई नहीं होगा। तो इसमें जो है आपको रेजिस्टेंस है 8, V1 इजकल टू 8 इंटू इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस Ix करंट फ्लो हो रहा है। और फिर इधर हम आ रहे हैं तो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें करंट रिवर्स में हो रहा है, और हो जाएगा आपको Ix प्लस I2 माइनस I1 बस इतना ही होगा। और ये फिर इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इतना इजकल टू इतना हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमको V1 इजकल टू 8 I1 यहाँ पे है और 4 I1 यहाँ पे, तो मिलके आपको हो जाएगा 12 I1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 I1। और x का वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस 8x यहाँ पे है, माइनस 4x यहाँ पे है, तो माइनस 12 Ix भी होगा। और ये फिर I2 हो जाएगा माइनस 4 I2। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला, लेकिन हमें जो इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन ये नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आया हुआ है Ix, इसे हटाना होगा। तो फिलहाल हम इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं। और फिर एक बार और हम KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप, इस लूप में अप्लाई करते हैं A B C G H। इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए से बी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हो जाएगा आपको V1 इजकल टू 4 इंटू Ix, और फिर इसमें हो जाएगा आपको प्लस 8 इंटू Ix प्लस I2, और फिर इधर कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ इतना ही होगा। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा क्या, V1 इजकल टू 8x और ये 4x मिलकर हो गया आपको 12 इंटू Ix और प्लस 8 इंटू I2 तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से Ix का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसमें पुट कर देंगे। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो 12 इंटू Ix इजकल टू हो गया V1 माइनस 8 इंटू I2, और फिर यहाँ से अगर हम Ix इजकल टू निकालें तो V1 बटा 12 माइनस 8 I2 बटा 12, ये हमारा Ix का वैल्यू आ गया। अब इस Ix का जो वैल्यू आया है ये V1 और I2 के टर्म में है,
तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो Ix की जगह पे हमें V1 और I2 मिलेगा। तो ओवरऑल हमें इक्वेशन मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो Ix = V1/12 माइनस 8 I2/12। इसको अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, 2 4 8 3 4 12, तो इसको पुट करते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे कि V1 = था 12I1 माइनस 12Ix। V1 = 12I1 माइनस 12Ix। तो हो जाएगा आपको V1 = 12I1 माइनस 12 और Ix की जगह पर हो जाएगा 12I1 माइनस 12Ix। Ix की जगह पर हो जाएगा V1/12 माइनस 2/3 I2। V1/12 ये हो जाएगा आपको V1/12 माइनस 2/3 इंटू I2। और फिर था हमारा -4 इंटू I2, -4 इंटू I2। और हम इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि V1 = I1 का टर्म कहाँ कहाँ है, और V1 का टर्म भी इसमें 2 गो है, एक यहाँ V1 है और एक बराबर के इस साइड में है। दोनों को एक साइड कर लेते हैं, हो जाएगा ये V1 इधर आकर हो जाएगा 2V1 हो जाएगा, और इधर बचेगा आपको 12I1 और I1 का कोई टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको 12I1। और I2 का टर्म यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस में 2/3 और फिर इधर माइनस में 4 है ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपको -10/3, तो -10/3 I2। तो फिर यहाँ से हम फिर अगर हम V1 = निकालें तो ये हो जाएगा आपको 6I1 माइनस और 5/3 इंटू I2। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं, एक इक्वेशन हम पहले मान चुके हैं। तो ये जो हमारा मिला वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में V1 और बराबर के राइट हैंड साइड में I1 और I2, जो हमें डिजायर है, यही चाहिए था। यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया है कि ये 12 से जो मल्टीप्लिकेशन है, ये 12 से मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो ये आपको मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा 12 दूनी 24, 24/3, तो ये हो जाएगा 8, तो प्लस 8 I2। तो ये एक्चुअली में 2/3 नहीं है, 8 I2, 8 माइनस 4 I2, तो 8 में से 4 घट के आपको प्लस 4 I2 बचेगा। यानी इसके जगह पे क्या है कि ये आपका गलत हो गया है, और इसके जगह पे आपको हो जाएगा प्लस 4 I2। तो फिर यहाँ से हम V1 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में 2 I2। V1 = 6I1 प्लस 2 I2 ये हो जाएगा। और ये हमारा एक इक्वेशन और मिल गया। ठीक इसी प्रकार से चूँकि हमें अभी एक इक्वेशन और चाहिए V2 का, तो इसलिए एक बार और KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं। DCGFE इसमें अप्लाई करते हैं। DCGFE इसमें एक बार हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा V2 = 8 इंटू Ix प्लस I2। V2 = 8 इंटू Ix प्लस I2, और फिर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 इंटू Ix प्लस I2 माइनस I1 प्लस 4 इंटू Ix प्लस I2 माइनस I1। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। Ix प्लस I2 माइनस I1 इंटू 4, और यहाँ पे 8 इंटू Ix प्लस I2 और नहीं कुछ। तो ये हो जाएगा हमारा एक और इक्वेशन। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें Ix की जगह पे पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो हो गया V2 = आपको हो जाएगा
8x यहाँ पे है, 4x यहाँ पे है, तो हो जाएगा आपको 12 इंटू आई एक्स और 8i2 यहाँ से और 4i2 यहाँ से प्लस 12i2 और फिर हो जाएगा आपको ये -4i1 -4i1 8/12 और 8i2 और 4i2 12, ठीक है। और इसमें भी हम ix की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, तो जो वैल्यू हम निकाल कर लाए थे 12 इंटू ix का वैल्यू हमारा क्या आया था, ix का वैल्यू था v1/12 -2/3 इंटू i2, तो इसको पुट करते हैं v1/12 -2/3 इंटू i2 और -4 इंटू i1। तो फिर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, v2 इजकल टू ये 12 से 12 कट जाएगा, ये v1 हो जाएगा v1 माइनस और ये हो जाएगा आपको 12 दूना 24, 24 में से 3 गया 8i2 और -4i1, ये आपको हो गया 12 दूना 24 में से 3 तो 8i2 और -4i1। लेकिन ये जो इक्वेशन आ गया ये एक्चुअली में हमें इस इक्वेशन में v1 नहीं चाहिए था, इस इक्वेशन में हमें v1 नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में v2 और राइट हैंड साइड में i1 i2 सिर्फ होना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि v1 का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो हम इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हो जाएगा v2 इजकल टू v1 के जगह पे लिख दे रहे हैं 6i1 प्लस 2i2 और फिर हो गया -8i2 और -4i1। और जब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो v2 इजकल टू i1 यहाँ पे है और i1 यहाँ पे है, तो 6 में से 4 गया तो हो गया आपको 2i1 और 8i2 यहाँ पे है और 2i2 यहाँ पे है, तो आपको हो गया -6i2। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक इक्वेशन 2 और इसको अगर हम इक्वेशन 3 कहें तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि Z11 का वैल्यू 6, Z12 का वैल्यू 2 आएगा, Z21 का वैल्यू 2 आएगा जो कि यहाँ पे है, और Z22 का वैल्यू 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा -6 आ रहा है। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो -6 ही होगा, और अगर मिस्टेक हुआ होगा तो फिर ये +6 होगा, इससे आप खुद देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें दिए गए सर्किट का जेड पैरामीटर जो है वो निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट जेड ट्रांसफॉर्म फॉर द नेटवर्क सोम। दिए गए नेटवर्क में हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। इस नेटवर्क में हमें क्या है कि एक डिपेंडेंट सोर्स है, यह है वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो हमें जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे हम, और पहले हम करंट पर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि I1 इधर से फ्लो हो रहा है, I2 इधर से फ्लो हो रहा है। तो इस ब्रांच में जो है वो, इस ब्रांच का करंट हमें पता नहीं है, तो हमें इस ब्रांच में करंट होगा I1 प्लस I2। इसके बाद क्या करेंगे कि एक बार हम KVL, इसको अगर हम लूप 1 मान लें, लूप 1, और इसको हम लूप 2 मान लेते हैं, तो पहले हम KVL फर्स्ट लूप में अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि V1 इजकल टू 3I1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 और इंटू -j इंटू 2, और फिर ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में ही लिखेंगे 2I2, और इसे हम एक बार और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V1 इजकल टू, ये है 3I1 और यहाँ पे हो गया -j2 के साथ I1 है, तो ये हमारा हो गया 3 -j2 इंटू I1, और फिर हमारा हो गया आपको I2 का टर्म के साथ 2, तो 2 और -j2 इंटू I2। तो इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन मिल गया। इसको अगर हम इक्वेशन 1 कहें तो जो जैसा हमें स्टैंडर्ड
फॉर्म में चाहिए था वैसा ही इक्वेशन मिला है कि लेफ्ट हैंड साइड में V1 है और राइट हैंड साइड में सिर्फ I1 और I2 है। तो दो पैरामीटर तो हमें मिल गए, दो पैरामीटर और निकालने हैं इसका। तो उसके लिए हम सेकंड लूप में अप्लाई करते हैं KVL। सेकंड लूप में जब KVL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि V2 इजकल टू हो जाएगा आपको 1 + j × 5, 1 + j × 5 इंटू I2, और इधर अगर चले हम तो हो जाएगा आपको प्लस I1 + I2 और इंटू -j2। -j2 तो इसका वोल्टेज हो गया और इसका वोल्टेज हो जाएगा +2 × I2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा V2 इजकल टू, और पहले I1 वाला टर्म पहले हम लिख लेते हैं। तो I1 यहाँ पे है और सिर्फ एक ही जगह I1 है, तो हो जाएगा आपको -j2 I1 और I2 का टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो I2 का टर्म आपको हो जाएगा 1 + j5 यहाँ पे है और -j2, तो ये आपको कट जाएगा तो बचेगा 1 + j × 3 बचेगा, और ये 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको 3 + j × 3 और इंटू I2। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ये भी इक्वेशन हमें बिल्कुल वैसा ही मिला है जैसा हमें चाहिए था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा Z11 ये हो गया Z12 2 - j2 और Z21 -j2 और Z22 3 + j × 3। तो इसी को हम लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमें हो गया Z11 का वैल्यू 3 - j2, Z12 का 2 - j2 और ये -j2 और फिर 3 + j3। यही हमारा जो है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट Z ट्रांसफॉर्म। कैलकुलेट Z पैरामीटर हमें निकालना है दिए गए सर्किट का। तो इस सर्किट में भी क्या है कि हम पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जैसे कि आप किसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि I2 इधर से आ रहा है, I1 इधर से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप KCL लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो हो जाएगा आपको I2 + I1 इसमें करंट जाएगा, और ये करंट फिर यहाँ आएगा और इधर से I1 आ रहा है। तो ये दोनों करंट मिल करके फिर इसमें अगर चले जाएंगे। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं अपने अनुसार, बस KCL फॉलो होना चाहिए। तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I1 और I1 ये मिलकर हो जाएगा आपका 2I1 और प्लस I2, 2I1 + I2। तो अब हम इसको अगर हम लूप 1 मान लें, इसको लूप 1 मान लेते हैं, और लूप 2 इसको ना मान के हम इसमें चूँकि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, हम इसको लूप 2 मान लेते हैं। तो पहले हम लूप 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं KVL। तो हमें क्या मिलेगा कि V1 = 10 I1 और प्लस 15 × 2I1 + I2, 2I1 + I2, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V1 = 15 × 30 I1 यहाँ पे और 10 I1 यहाँ पे। तो हो गया हमारा 40 I1 और प्लस 15 I2। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया और बिल्कुल उसी फॉर्म में मिला है जैसा कि हमें चाहिए था, इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो पैरामीटर हमें मिल गया। फिर एक बार हम अप्लाई करेंगे KVL इस लूप में, लूप 2 में। तो जब लूप 2 में जब हम अप्लाई करेंगे KVL तो हमें मिलेगा क्या, V2 = और 20 × I1 + I2 और प्लस 15 × 2I1 + I2। तो अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 × I1 + I2 मिलेगा आपको V2 = 20 × I1 + I2, और फिर एक टर्म और था 15 × 2I1 + I2, 15 × 2I1 + I2। जब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा V2 = I1 वाला टर्म को पहले लिखेंगे तो 20 I1 यहाँ पे है और 30 यहाँ पे है। तो 30 × 20 = 50 I1, और I2 वाला टर्म 20 यहाँ पे हो गया
और 15 यहाँ पे हो गया 20 15 35 I2। तो इस प्रकार से हमें अगर उसको इक्वेशन 1 माने हैं, इसको इक्वेशन 2 माने, तो इक्वेशन 1 और 2 को जेड पैरामीटर के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं उससे कंपेयर करें तो हम पाएंगे क्या कि Z11 का वैल्यू जो है वो 40 और Z12 का 15 जो पिछले इक्वेशन में था, और Z21 का 50 और ये 35 हो गया Z22 का। तो हमें यही इक्वेशन, यही हमें जेड पैरामीटर निकल कर आया, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट जेड पैरामीटर। दिए गए सर्किट का, इस सर्किट का हमें जेड पैरामीटर निकालना है। तो हम इस सर्किट में पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप जितना कम से कम अननोन हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें फिर अननोन को हटाना भी पड़ता है। तो ये V1 जो है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ भी हमें V1 ही है, यहाँ से यहाँ का भी वोल्टेज V1 है। तो हमें इसका वोल्टेज V1 है और इसमें रेजिस्टेंस 2 है, तो इसमें जो करंट जाएगा वो हो जाएगा आपको V1/2 वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, यही इस ब्रांच का करंट हो जाएगा। I1 ये टोटल करंट था, उसमें से V1/2 इधर चला गया, तो इधर जो करंट जाएगा वो बचेगा आपको I1 माइनस V1/2, ये इस ब्रांच का करंट हो गया। और इधर से अगर हम देखें तो I2 इधर से आ रहा था और 6I1 करंट इस ब्रांच में चला गया, तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो बचेगा आपको I2 माइनस 6I1। और फिर ये दोनों करंट मिल करके इस ब्रांच में जाएंगे तो आपको हो जाएगा ये 6I1 यहाँ है और 1I1 यहाँ पे है, तो हो जाएगा आपको I2 माइनस 5I1 और माइनस V1/2, ये इस ब्रांच का करंट हो गया। और हम लूप 1 इस लूप को में अप्लाई करेंगे, इसको हम लूप 1 कह रहे हैं। ये यहाँ से 4 ओम का जो ब्रांच है उससे होते हुए इसको लूप 1 कह रहे हैं। इसको लूप 1 क्यों नहीं कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें अप्लाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो ये जो V1 है इसी का यूज करके हम इसमें करंट निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस लूप में इसको लूप 1 कह रहे हैं और इस लूप को हम लूप 2 कह रहे हैं, लूप 2। तो एक बार हम KVL अप्लाई करेंगे लूप 1 में और KVL अप्लाई करेंगे लूप 2 में, तो हमें क्या मिलेगा। जब हम लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा आपको V1 इक्वल टू 4 इंटू I1 माइनस V1 इक्वल टू 4 इंटू I1 माइनस V1/2, और फिर 4 इंटू I1 माइनस V1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू I2 माइनस, इसमें आपको हो जाएगा प्लस 4 इंटू I2 माइनस V1/2 और माइनस 5I1, इतना था। इस रेजिस्टेंस था एक और ये करंट था उस ब्रांच का। तो इस पर जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि V1 इक्वल टू मिलेगा आपको, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4I1 और माइनस 2V1, और यहाँ पे हो जाएगा 4I2 माइनस, और ये हो जाएगा 2V1 और माइनस 5 नहीं 20, ये हो जाएगा 20 और I1 20I1 हो जाएगा। ये इसको थोड़ा, ये V1 है तो इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो V1 इस साइड में भी है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 2V1 यहाँ है, 2V1 यहाँ है, 2 4V1, और इधर आकर हो जाएगा हमारा 5V1। तो 5V1 इक्वल टू हो जाएगा, और 4I1 यहाँ पे है और माइनस 20I1 यहाँ पे है, तो माइनस 16I1 और प्लस 4I2। तो यहाँ से अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा माइनस 16/5 माइनस 16/5 I1, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 4/5 या 0.8 I2। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गया, और जैसा जिस फॉर्मेट में चाहिए था वैसा ही फॉर्मेट में है बिल्कुल इक्वेशन V1 I1 I2। तो हमें 2 पैरामीटर मिल गए हैं और 2 पैरामीटर और निकालने हैं। तो एक बार और हम लूप 2 में अप्लाई करते हैं KVL को, और जब KVL को जब लूप 2 में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
V2 इजकल टू और आपको मिलेगा ये आपका V2 इजकल टू, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ 4 इंटू और ये जो करंट है 4 इंटू जो करंट है वो होगा। तो आपको हो जाएगा 4 इंटू और इसमें का करंट है आपको I2 माइनस V1/2 और फिर माइनस 5I1। तो ये आपका V2 हो गया। इसको थोड़ा सा और हम अगर सॉल्व करें तो हमें हो जाएगा V2 इजकल टू 4I2 और 2 से 1 कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 2V1, तो -2 और V1 का वैल्यू, चूँकि हमें V1 चाहिए नहीं इसमें, इसी क्वेश्चन में V1 नहीं चाहिए, तो हमें V1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा आपको -16/5 I1 और प्लस 0.8 I2। ये V1 का वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ पे हो गया 20 माइनस 20 I1 हो गया। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V2 इजकल टू और ये हो गया आपको 32/5 I1 और 32/5 और ये हो जाएगा आपको माइनस में 20 I1 ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अभी बचे 100 और 100 में से ये 32 चला जाएगा तो 68, तो -68/5 इंटू I1, -68/5 इंटू I1 और I2 वाला टर्म हो जाएगा 4I2 यहाँ पे है और जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 1.6, तो 1.6 सॉल्व करने के बाद आपको 4 में से घटाने के बाद बचेगा 2.4 इंटू I2। तो इस प्रकार से हमें 2 इक्वेशन मिल गए और दोनों इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, इसलिए Z11 का वैल्यू -16/5, Z12 का वैल्यू 0.8 और ये आपका Z21 का वैल्यू -68/5 और Z22 का वैल्यू 2.4। तो यही वैल्यू को हम ये डेसिमल फॉर्म में लिख दिए हैं, तो वही वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें है कि फाइंड Z पैरामीटर फॉर द सर्किट शोन। दिए गए सर्किट में हमें Z पैरामीटर निकालना है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें कर लेते हैं। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो ये ध्यान रखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने में कि जितना कम से कम अननोन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये V1 जो दिया हुआ है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V1 ही होगा और इसमें इस ब्रांच का करंट जो है वो हो जाएगा आपको V1/2। इस ब्रांच का करंट हो जाएगा V1/2 और फिर ये इनपुट करंट I1 है और उसमें से V1/2 करंट इसमें चला गया, तो इस ब्रांच का करंट हो गया आपको I1 माइनस V1/2 और फिर ये ब्रांच वाला करंट यहाँ तक आएगा, I2 इधर से आ रहा है, ये दोनों मिल करके फिर इस ब्रांच में चले जाएंगे, तो हो जाएगा आपको I1 प्लस I2 माइनस V1/2। इस ब्रांच का करंट हो गया, प्रत्येक ब्रांच में करंट हमें पता चल गया। तो अब हम KVL अप्लाई करेंगे, तो इस लूप में तो नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि इस V1 का ही यूज करके हमने इसमें करंट निकाला है, तो आपको इसमें नहीं निकल पाएगा, फिर से वही V1 इजकल टू V1 आ जाएगा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो हम लूप 1 इसको मान रहे हैं, तो इसको लूप 1 मान लिए और इसको हम लूप 2 मान लिए। तो पहले हम KVL लगाते हैं लूप 1 में, तो लूप 1 में जब हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा V1 इजकल टू, और इसमें तो कोई इधर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 इंटू I1 माइनस V1/2 और यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज दिया हुआ है प्लस 3V1 ये वोल्टेज है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 इंटू I1 प्लस I2 माइनस V1/2 और इधर पे कोई है नहीं, तो इतना ही हो गया। यह हो गया आपको V1 इजकल टू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा ये 3V1 यहाँ पे भी है और V1/2 यहाँ पे भी है, तो सबको V1 को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3V1 और ये V1/2 मिलके घट जाएगा, तो ये 3 में से आधा चला गया तो
5/2 V1 और ये फिर इधर आ जाएगा, V1 में आके घटेगा तो हो जाएगा -3/2 V1। तो इधर हम लिख सकते हैं -3/2 V1। और I1 यहाँ पे हो गया आपको, I1 ये हो गया, I1 ये हो गया, 2I1 हो गया, 2 × I1 और फिर I2 बच गया आपको, I2 सिर्फ I2 है और कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ से जब हम V1 निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 को साइड करेंगे तो हो जाएगा ये आपको V1 = -4/3 I1 और फिर ये हो जाएगा -2/3 I2। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए। इसमें यहाँ पे है V1/2, यहाँ पे है 3V1 और यहाँ पे है -V1/2। तो हमने इसको छोड़ दिया, इसको नहीं कैलकुलेट कर पाए। तो इन तीनों को सॉल्व करने पे आपको हो जाएगा -V1/2 और -V1/2 ये मिलकर हो गया कितना, -V1 हो गया और -V1 और ये +3V1 मिलकर हो गया आपको -2V1। 2V1 बचा और 2V1 इधर आएगा, ये आपको -V1 बचेगा यहाँ पे, -V1 = इतना। और यहाँ से V1 निकालेंगे तो आपको ये टर्म नहीं आएगा। इसको हम फिर से कर दे रहे हैं। तो आपको V1 = हो जाएगा -2I1 - I2, ये आपको इक्वेशन आएगा। तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो हमें 2 पैरामीटर निकल गया, रिमेनिंग 2 पैरामीटर और चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो सेकंड ग्रुप है उसमें अप्लाई करते हैं, ये KVL अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हो जाएगा हमारा V2 = 1 × I1 + I2 - V1/2। तो हो जाएगा आपका ये आपको हो जाएगा V2 आपको हो जाएगा 1 × I1 + I2 - V1/2। तो यहाँ से आपको हो गया V2 = I1 + I2 -1/2। और चूँकि हमें इस इक्वेशन में V1 नहीं चाहिए इस इक्वेशन में, तो हम V1 का वैल्यू जो हम निकाल कर लाए हैं उसमें से हम पुट कर दे रहे हैं। और तो जब हम उसमें से पुट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हमें क्या वैल्यू निकल कर आया था, यहाँ से हो जाएगा V2 = I1 + I2 यहाँ V1 का वैल्यू आपको निकल कर आया था -2I1 और -I2, यही वैल्यू निकल कर आया था। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा +I1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा +I2/2। तो इस प्रकार से आपको हो गया V2 = 2I1 और ये हो जाएगा +3/2 I2। और इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें एक इक्वेशन मिला था, एक इक्वेशन पिछले स्लाइड में देखा आपने और दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। तो हम कह सकते हैं, और दोनों इक्वेशन जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा Z पैरामीटर निकल गया और Z11, Z12, Z21 और Z22 ये चारों वैल्यू हमें प्राप्त हो गए। तो Z11 का वैल्यू क्या आया था, जो V1 का आया था यहाँ से -2 और -1 आया था, और यहाँ पे हो गया आपको 2 और यहाँ से आ गया 3/2। यही आपको आंसर हो गया जो हमें निकालना था Z पैरामीटर। तो उसी को वही ये लिखा हुआ है, वो दूसरे मेथड से हम सॉल्व करने वाले थे, इसलिए ये फॉर्मेट बना हुआ था पहले से। तो नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन Z पैरामीटर फॉर द सर्किट। ये जो दिया गया सर्किट है और इसमें Z पैरामीटर निकालना है। तो वही काम आप करेंगे जैसे कि अभी तक करते आए हैं, और ये आपके लिए ये असाइनमेंट रहा, होमवर्क। आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको आंसर आएगा, ये आना चाहिए। और अगर
कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक ना हुआ हो तो ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसे एक ही बार बनाया है। तो आप इसे बना करके देखेंगे। और उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी आपका जेड पैरामीटर का वैल्यू निकालना है। ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी आप ट्राई करेंगे और फिर उसको सोल्व करके देखेंगे। 2 इक्वेशन लाएंगे जेड पैरामीटर के स्टैंडर्ड फॉर्म में और कंपेयर करने पे आपको ये आंसर आपको लिखा हुआ है। और ये भी अभी है, इस प्रकार से ये सारा आपके लिए असाइनमेंट का है। और एक ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14 कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। डिटरमाइन जेड पैरामीटर फॉर द सर्किट। तो ये जो सर्किट है इसका जेड पैरामीटर निकालना है और इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल में और कहीं से कुछ नहीं कनेक्टेड है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मैंने जेड पैरामीटर इसमें नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जेड पैरामीटर जो डिफाइन किया हुआ है वो ऐसे डिफाइन है कि जिसे Z11 डिफाइन करते हैं तो V1/I1 और एट एंगल V1/I1, और ये तब निकलता है जब I2 = 0 करते हैं। तो जब हम I2 को जब 0 करेंगे, I2 को जब ओपन सर्किट करेंगे तो अपने आप I1 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और कोई ब्रांच बीच में है नहीं। तो I2 को 0 करने पे हमारा I1 भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में फिर हमारा ये जो पैरामीटर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए इस सर्किट का जेड पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पॉसिबल नहीं है इसको निकाल पाना। ठीक है, तो ये आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम वाई पैरामीटर का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है।